तो वी वर डिस्कसिंग विमेंस हेल्थ, उसी को आज हम एक बार और रिपीट करते हैं, जो मेजर कंसर्न इश्यूज हैं विमेन के और जो हेल्थ से जुड़े हुए हैं, और जिस पे सरकार को, गवर्नमेंट को, एनजीओज को और हम सबको मिलकर एज सोसाइटी वर्क करने की ज़रूरत है. So women's health refers to the branch of medicines that focuses on the treatment and diagnosis of diseases and conditions that affect women's physical and emotional well-being. तो इस बेसिकली इस ब्रांच में फोकस ही है कि जितनी भी टाइप की डिजीजेस हैं, फिजिकल एलिमेंट्स हैं, मेंटल एलिमेंट्स हैं, जिससे विमेन जो है वो प्रभावित है, उन सबको जो है इसमें कंसिडर करना, उसका ट्रीटमेंट, उसका डायग्नोसिस. एक तो हम पहले उसको डायग्नोज कर पाए, यानी ये पता लगा पाए कि क्या डिजीज है, क्या समस्या है, और फिर उसका जो भी ट्रीटमेंट होता है वो विमेन को पहुंचा पाए, दे पाए. हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ह्यूमन वेलबींग एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. तो ह्यूमन के वेलबींग के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक हेल्थ जो स्वास्थ्य है वो तो सभी की रिक्वायरमेंट है. Currently, women in India has to face numerous health issues which ultimately affect the aggregate economy output. Addressing the gender, class, and ethnic disparities that exist in healthcare and improving the health outcomes can contribute to economic gain through the creation of quality human capital and increased levels of savings and investment. Health जो सभी की requirement है, specifically हम जब women health की बात करते हैं, तो औरतों की health जब impact होती है, तो उससे जो और लॉसेस हैं अदर देन, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हेल्थ तो सभी की इम्पोर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, पर सिर्फ इकोनॉमिक, क्योंकि 50% हमारी जो पॉपुलेशन है विमेन है, अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उस पर इकोनॉमिक ग्रोथ पर तो असर पड़ता ही है, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे नहीं पाएगी. दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, यानी आगे की जो पूरी पीढ़ी है, वो भी औरत पे ही निर्भर है. ये हम लोग बार बार कहते हैं ना, अगर अस्वस्थ माँ है तो अस्वस्थ बच्चे को जन्म देगी. तो जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी है, जनरेशन है, वो भी विमेन हेल्थ पर निर्भर है. इसलिए हम बार बार जोर देते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे और विमेन हेल्थ इश्यूज पे, कि उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको उन इश्यूज को केटर करना कितना आवश्यक है. अब विमेन हेल्थ को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमने कुछ कल भी देखे थे कि जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही कंसर्नफुल एरियाज हैं, वो कुछ इस तरह से हैं. फॉर एग्जांपल मेंस्ट्रुएशन हाइजीन एंड कैंपेन. तो एडोलेसेंस प्यूबर्टी आते ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल विमेन की स्टार्ट होती है, और सिंस ब्लड लॉस हर मंथ होता है, हम बार बार ये डेटा डिस्कस करते हैं कि कैसे 80% जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो एनीमिक हैं, 50 से 60% जो हमारी इंडियन विमेन और एडोलेसेंट गर्ल्स हैं वो एनीमिक हैं, उनमें खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है. उसके और भी हमने एनीमिया आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि कई कारण होते हैं उसके. तो ये सारे रीजंस जो हैं लिंक्ड हैं मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन से भी. तो बहुत सारी जो रिप्रोडक्टिव डिजीजेस हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं विमेन से कंसर्न, उसका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है रीजन है. तो हेल्दी एनवायरनमेंट हम दें, हेल्दी जो साफ सफाई मेंस्ट्रुएशन के वक्त चाहिए होती है, उसकी अवेयरनेस, नॉलेज, सुविधा औरतों को दे पाएं, स्पेशली जो पावर्टी स्ट्रिकन हमारी महिलाएं हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है. दूसरा, मैटरनल हेल्थ कैंपेन, यानी हमने डिस्कस किया कि चाइल्ड मैरिजेस के परसेंटेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अर्ली प्रेगनेंसी के केसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो उस वक्त जो है मैटरनल हेल्थ केयर देना बच्चे को और माँ को, वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो नहीं पूरा होता, और जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस और बीमारियां औरतों को होती हैं. फैमिली प्लानिंग एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये जो चीज़ें, फिजिकल रिलेशनशिप और प्रेगनेंसी, रिप्रोडक्शन, ये लिंक्ड जो हैं, इनको हम सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव से, फैमिली प्लानिंग मेथड से जो है उसमें हम अंतर रख सकते हैं, और विमेन हेल्थ को हम एक बैकअप दे सकते हैं. तो उसके साथ जो बहुत सारे सोशल इश्यूज हैं हमने आपके साथ डिस्कस किए, कि हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है वो पहले डिसीजन मेकिंग का अधिकार तो विमेन को दे. जब विमेन को अपनी बॉडी पर ही अधिकार नहीं है, बच्चा करना है नहीं करना है, उसमें कितना अंतर रखना है, ये राइट में उसका 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 कंसर्न, उसका से बहुत महत्वपूर्ण है. तो वो हमें सोशल चेंजेस लाकर, सोशल अवेयरनेस लाकर सोसाइटी में करना पड़ेगा इंट्रोड्यूस.
और इनको जब विमेन फ्री होगी यूज करने के लिए तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसका स्टेज जो है वो थोड़ा बेटर होगा। तो ये भी इश्यूज हैं विमेन से रिलेटेड जो हेल्थ के अंदर काउंट होते हैं और इम्पोर्टेंस रखते हैं कंसर्न के लिए। अब हमें ये पता होना चाहिए, जब हमने डिस्कस किया फैमिली प्लानिंग और जो भी मेथड्स हैं उसके, उसमें क्या इश्यूज हैं, क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं जो अवेलेबल हैं और उनको यूज करने में विमेन को क्या दिक्कत आती है, ये जो है ये हमें इसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज और अवेयरनेस होनी चाहिए। तो जो मेथड्स हैं बर्थ कंट्रोल के, उसमें से कुछ बेसिक मेथड्स ये हैं। बैरियर मेथड, फीमेल कॉन्डम, मेल कॉन्डम। This condom is worn by the woman inside her vagina. It keeps sperm from getting into her body. It is made of thin, flexible, man-made rubber and is packed with a lubricant. तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास हैं, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। अब इसको यूज करने की बात आती है, जो हम बार बार डिस्कशन करते हैं कि हमारे सोसाइटी में इतनी हम कह सकते हैं कि एक जो पेट्रियार्कल और कंजर्वेटिव सोसाइटी है, इन टॉपिक्स पर हम बात नहीं करते, डिस्कशन नहीं करते, जो एक बहुत बड़ा हमें हमें कमी की तरह दिखता है। स्पेशली हमारी महिलाएं जो अनएजुकेटेड है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनके अंदर बहुत शर्म है, हेजिटेशन है इसको डिस्कस करने में, और बिना ये किए डिस्कशन जो उनका लाइफ पार्टनर है या जिसके साथ भी हैं वो आगे हम इसके लिए बढ़ नहीं सकते। तो ये जो डिफरेंट मेथड्स हैं, इनकी नॉलेज, इनकी अवेयरनेस सोसाइटी में कराना, लेडीज को कराना और उनको इतना एम्पावर करना कि इस डिसीजन में वो आगे बढ़ सके, इस डिसीजन को ले सके, उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि hormonal मेथड्स हैं, बहुत सारे पिल्स और इंजेक्शंस आते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव हम कह सकते हैं मेथड की तरह यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी सर्जिकल मेथड्स भी हैं। बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में, रूरल एरियाज में जहाँ ये पाते हैं हम अक्सर कि जो डेली यूज है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, वो उनके लिए करना टफ होता है। कई बार जो मेल काउंटर पार्ट है वो सपोर्ट नहीं करता या सुनता नहीं, तो एक मेथड हम कह सकते हैं सर्जरी का आता है जो लाइफ लॉन्ग के लिए हो जाता है। एक बार जो भी जितने भी बच्चे उनके होने वो हो गए, उसके बाद इसको अडॉप्ट करके वो फ्री हो सकते हैं इस प्रॉब्लम से थ्रू आउट देयर लाइफ। तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको हम कट करके टाई कर देते हैं ताकि जो एग और स्पर्म है उनका हम कह सकते हैं मेल नहीं हो पाता, और इस तरह से वो फैमिली प्लानिंग का एक हम कह सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की तरह उसका प्रयोग होता है। उसी तरह से मेल्स में वेसेक्टोमी होती है जिसका जिसका यूज हम करते हैं। तो ये जो सिंपल मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, इनकी नॉलेज अवेयरनेस हमें होनी चाहिए ताकि इसको जो है जो विमेन है वो अडॉप्ट कर पाए और फिर बच्चों में अंतर रख पाए, और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। तो जब हमें अवेयरनेस होगी तब फिर हम उनमें इसके बारे में अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड आउट करेंगे। दूसरा एक मेजर इशू है मेल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। न्यूट्रिशन प्लेज अ मेजर रोल इन एन इंडिविजुअल्स ओवरऑल हेल्थ, साइकोलॉजिकल, फिजिकल हेल्थ is often dramatically impacted by the presence of malnutrition. So India has one of the highest rates of malnourished women among developing countries. बहुत शर्म की बात है, पर हमारे यहाँ की जो विमेन और बच्चे हैं उनके अच्छे खासे परसेंटेजेस जो हैं वो malnourished हैं, कुपोषित हैं। एक 2012 की स्टडी है by Terozzi have found the nutritional intake of early adolescents to be appropriately equal. However, it is seen that the rate of malnutrition increases for women as they enter adulthood. Maternal malnutrition has been associated with an increased risk of maternal mortality and also childbirth defects. Addressing the issues of malnutrition would have beneficial outcomes for women and health and children. देखिए ये हमने डिस्कस किया था कि कुपोषण अगर malnutrition होता है विमेन को और फिर उसी malnourished कंडीशन में वो प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ में एंटर करती है, तो जो आने वाला बच्चा है वो ऑटोमेटिकली बहुत सारे चीजों जो हम कह सकते हैं डिफेक्ट्स हैं, बीमारियां हैं, उनके लिए प्रोन हो जाता है। और जो कई बार लो बर्थ वेट होता है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं हैं जो बच्चे को आगे आती हैं। तो मेल नरिशमेंट एक बहुत बड़ा इशू है विमेन हेल्थ के लिए, और
आगे आने वाले बच्चों के लिए भी। Lack of maternal health. The lack of maternal health contributes to economic disparities of mothers and their children. हमने ये डिस्कशन किया था कि एक तो मैलनरिशमेंट की प्रॉब्लम है, दूसरा जो डिलीवरी के टाइम पे मैटरनल केयर और हम कह सकते हैं सेफ्टी मिलनी चाहिए विमेन को, वो सुविधाएं भी जो कंडीशन है डेवलपिंग कंट्रीज में वो बहुत पुअर है। स्पेशली जब हम रूरल एरियाज में जाकर देखते हैं तो ना तो प्रॉपर हॉस्पिटल्स हैं, ना प्रॉपर मैटरनल केयर हेल्थ जो है वो उनको अवेलेबल है। तो ये भी बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको पैदा करती है। लैक ऑफ मैटरनल हेल्थ कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, और ऑब्वियसली इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, पॉवर्टी इसका बहुत बड़ा कारण है। Poor maternal health not only affects child's health in adverse ways, but also decreases a woman's ability to participate in economic activities. Therefore, national health programs such as National Rural Health Mission, देखिए इसके बारे में कल हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे, इसे नोट डाउन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं, सर्विसेज हैं जो फीमेल को इसके थ्रू माँ और बच्चे को जो आपका नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है इसके थ्रू दिया जाता है। एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम have been created to address the maternal health care needs of women across India. Although India has witnessed dramatic growth over the last 2 decades, maternal mortality still remains high as in comparison to many developing nations. ऐसा नहीं है, ये सब जो हमारे प्रोग्राम सरकार ने चलाए हैं उससे बहुत सारा अंतर है, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हम देख पाते हैं, लेकिन अभी भी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत हाई है अगर हम और डेवलपिंग कंट्रीज से कंपेयर करते हैं तो। मॉर्टेलिटी यानी डेथ रेट है ना, मॉर्बिडिटी इज डिजीज एंड मॉर्टेलिटी इज डेथ रेट। India contributes to nearly 20% of all maternal deaths worldwide between 1992 to 2006. तो देखिए जो डेटा है ये हमें एक पिक्चर भी दिखाते हैं अपने यहाँ की कंडीशन की, कि 20% जो डेथ्स हैं माओ की ये मदरहुड के दौरान, ये इंडिया में 1992 से 2006 के बीच में हुई है। ये प्रतिशत हमको जो हमें देखकर 20 लग रहा है, अगर इसको वर्ल्ड के पॉपुलेशन में कंपेयर हम करें तो ये बहुत बड़ा डेटा है, बहुत ही अधिक संख्या है। The primary reason for the high levels of maternal mortality are directly related to disparities of economic conditions, cultural constraints limiting access to care. और इसका सबसे बड़ा कारण हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है विमेन की, जो हम बार बार कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, जब तक इकोनॉमिक फ्रीडम औरत को नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, वो अपनी केयर और कंसर्न पे पैसे नहीं खर्च कर पाएगी, ध्यान नहीं रख पाएगी, तो वो चेंज बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा कल्चरल कंस्ट्रेंट्स, जो अभी हमने डिस्कस किया कि मान लीजिए फैमिली प्लानिंग मेथड यूज ही करना है, कितनी सारी औरतें हैं जो हेजिटेट करती हैं, जो बात नहीं कर सकती, तो जो हमारा कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, वो उनको इतना फ्रीडम देता नहीं है, और शुरू से उसके अंदर जो समाजीकरण है, सोशलाइजेशन है, वो हमें बांध कर रखता है। और इन मुद्दों पर जो हम बात नहीं करते तो अल्टीमेटली अपने स्वास्थ्य के साथ उसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हेल्थ के साथ औरतें कॉम्प्रोमाइज करती हैं। However, maternal mortality is not identical across all of India or even a particular state urban areas. ये हमने डिस्कस किया था, डिस्पैरिटी हर जगह है। एक तो एजुकेशन का फर्क है ना, बहुत जस्ट सेकेंड। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो 20% डेटा है ये तो हमें डिफरेंट अक्रॉस इंडिया इसमें हमें वेरिएशंस मिलते हैं। जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज हैं, अवेयरनेस है, एजुकेशन है, तो थोड़ा बेहतर स्टेटस है। रूरल एरियाज में ज्यादा बुरी स्थिति है। स्टेट वाइज हम देखते हैं केरला या इस तरह के स्टेट्स जहाँ लिटरेसी लेवल विमेन का ज्यादा है, तो वहाँ जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कम होगा। और जो हमारे ज्यादा हमें कंजर्वेटिव स्टेट्स हैं जहाँ पे एजुकेशन लेवल काफी कम है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, वहाँ पे हमें यही फीमेल मोर्टेलिटी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो ज्यादा दिखता है, यानी एजुकेशन का फर्क डायरेक्टली उस पर हम देख पाते हैं। However, maternal mortality is not identical across all of India, but even a particular state urban areas often have
lower overall maternal mortality due to the availability of adequate medical resources. तो लिटरेसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत बड़ा रीजन है. तो so for those states which they have higher literacy and growth rates have greater maternal health and also lower infant mortality. और इसीलिए हमारा भी जो रोल है वो प्ले में आता है कि हम ये डायरेक्ट रिलेशनशिप देख पाते हैं कि जिन स्टेट्स में एजुकेशन लेवल, लिटरेसी लेवल औरतों का अच्छा हो गया है, ठीक है, तो वहां पे हमें मैटरनल हेल्थ का जो कंडीशन है वो भी बेहतर दिखती है. यानी एक एजुकेटेड माँ जो है, विमेन है, वो ऑब्वियसली अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखेगी और जो होने वाला बच्चा है वो भी हेल्दी होगा, उसके भी स्वास्थ्य का बेटर ध्यान रखेगी. तो इसीलिए अवेयरनेस, नॉलेज और एजुकेशन देना बहुत आवश्यक है एज पर विमेन इज कंसर्न. इसीलिए इस पर हम लोग इतना जोर देते हैं. नेक्स्ट जो हम हेल्थ इशू देखते हैं विमेन के लिए वो है सुसाइड. Suicide is a major problem in India. The suicide rate in India is 5 times higher than that of the developed world. Furthermore, the rate of suicide has been found to be higher in women as compared to men in India. शॉकिंग है, पर जो विमेन है उनका सुसाइड का रेट मेन से ज्यादा है. द मोस्ट कॉमन रीजंस और सुसाइड के जो सबसे ज्यादा देखने वाले कारण हैं वो क्या है? डिप्रेशन. डिप्रेशन क्यों होता है? देखिए, डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? हम अपने मन की जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जब उसको शेयर नहीं करते, बांटते नहीं है. तो हमने अभी डिस्कस किया कि हमारी जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, बहुत सारे टॉपिक्स, मुद्दे ऐसे हैं जिसपे औरत को खुलकर बोलने की आजादी नहीं है, या ऐसा सोशलाइजेशन नहीं है, ऐसा हमारा समाजीकरण नहीं है. तो बहुत सारी चीजें हमारे मन में रहती हैं जो हम शेयर नहीं कर पाते, जिस पर बात नहीं कर पाते, जिसको व्यक्त नहीं कर पाते. तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना. तो डिप्रेशन एक बहुत बड़ा कारण है. एंजाइटी, स्ट्रेस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम लोग डिटेल में डिस्कस ही कर चुके हैं. डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, ये सारे कारण हैं सुसाइड के कारण जो औरतों में ऑफन देखे जाते हैं, पाए जाते हैं. तो सुसाइड रेट इज पर्टिकुलरली हाई अमंग फीमेल सेक्स वर्कर्स इन इंडिया. प्रोस्टिट्यूशन भी एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कंसर्न है हमारी सोसाइटी में. बहुत सारी जो औरतें हैं वो देह व्यापार में सेक्स वर्कर की तरह जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल. और एक बहुत बड़ा जो हम कह सकते हैं ग्रुप है, पॉपुलेशन है जो इसमें सफर कर रहा है. तो उनको उससे बाहर निकालना, उनको रिहैबिलिट करना, उनको सोसाइटी में वापस एक्सेप्ट कराना, ये अपने में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है जिसपे ऑलरेडी बहुत सारे एनजीओज काम कर भी रहे हैं, पर अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है. क्योंकि जब इतना डिस्क्रिमिनेशन हम नॉर्मली देखते हैं तो ऑब्वियसली उन औरतों के लिए हम समाज में कहीं कोई स्थान नहीं पाते हैं. तो उनको उस चीज से बाहर निकालना और उनका पुनर्स्थापन करना, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग और टफ कार्य हमारे सोसाइटी में रहता है. डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा जिसे हम कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस इज अ मेजर इशू इन इंडिया. फिर हमारी वही जो सोसाइटी है, सोशलाइजेशन है, वो सीन में आता है कि डोमेस्टिक वायलेंस औरतें क्यों सहती हैं. क्योंकि हमें ना बचपन से ये चीज सिखाई जाती है कि फैमिली की बात फैमिली में रहनी चाहिए, अपनी फैमिली की बदनामी नहीं करनी है, बताना नहीं है. तो बहुत लंबे समय तक ऐसा होता है कि जो वायलेंस औरतें घर में झेल रही होती हैं वो उस चीज को बाहर व्यक्त नहीं करती. हमारे पास कानून है, लॉ है जो इसके अगेंस्ट है, पनिशमेंट है, लेकिन वो पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर नहीं करती, कंप्लेन नहीं करती, ये सोचकर कि घर की बदनामी होगी, पेरेंट्स की बदनामी होगी, हमारी बदनामी होगी. बहुत सारा हिच है जो उनको ऐसा करने से रोकता है, और कई बार जो कंडीशन है वो और वर्स हो जाती है. पर इस बात को हम सब जान लें कि वॉयलेंस, देखिए, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए. कि हर औरत को और लड़की को हमें समझाना होगा कि जो व्यक्ति एक बार हाथ उठा सकता है वो बार बार उठाएगा. आप हर चीज ठीक है, समझौते से, बात से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, पर ये चीज नहीं. तो अगर कोई भी है जो जो वॉयलेंस का प्रयोग कर रहा है, जो हाथ उठा रहा है, जो मार रहा है, उसे बिल्कुल एक्सेप्ट करने की, बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है. तुरंत पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए. एक बार कंप्लेन कर देंगे, ऑटोमेटिकली उसका दिमाग सही हो जाएगा उस व्यक्ति का. तो जनरली जो लोग हैं, चाहे उसके फैमिली के हैं या मेल मेंबर्स हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं कि जो विमेन है उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो जाकर कंप्लेन करेगी या एफआईआर करेगी.
तो जो लॉ है, हमारा कानून है, उसने हमें बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, एक बहुत अच्छा अधिकार दिया है। इसका प्रयोग हर औरत को, हर लड़की को करना चाहिए और हमें एजुकेटेड होने के नाते इसको प्रमोट करना चाहिए उनके अंदर कि ऐसा अगर कोई भी केस है डोमेस्टिक वायलेंस का तो दे शुड रिपोर्ट इट। Domestic violence is a major issue in India. Domestic violence is defined as acts of physical, psychological, and sexual violence against women is found across the world and is currently viewed as a hidden epidemic by the World Health Organization. As per reports of Indian Family Health Survey, ये अब खैर रिसेंट डेटा भी आ गया, हमें उसे देखने की जरूरत है। ये पुराना डेटा जिसके अकॉर्डिंग 31% वुमेन आ रही है और हमारे पास 2017 का और अब 20 का भी डेटा आ गया है, तो उसे कल हम लोग डिस्कस करेंगे और आप लोग भी गो थ्रू होइएगा जो वेबसाइट पे अवेलेबल है और रीसेंट डेटा हम फिर डिस्कस करेंगे कि क्या स्थिति है। पर फिलहाल 5 और 6 का भी अगर देखें तो 31% वुमेन एक अच्छा खासा हम कह सकते हैं पॉपुलेशन है जो इम्पैक्टेड है डोमेस्टिक वायलेंस से। So the study found that the poorest women fared among middle and high income women. अच्छा, एक और परसेप्शन क्या है कि हमें लगता है कि शायद जो अनएजुकेटेड हैं, जो लोअर पावर्टी स्ट्रिकन विमेन हैं, उनके साथ ये होता है कि उन्हें मारा पीटा जाता है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है। पर ये सरप्राइजिंग है कि ऐसा नहीं है। जो औरतें घरेलू हिंसा झेल रही हैं वो अच्छी फैमिली से, एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं। यानी हाई एंड इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप की भी जो औरतें हैं वो इससे प्रभावित हैं। ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस हम सिर्फ लोअर कैडर या अनएजुकेटेड सेक्टर में देख रहे हैं, बल्कि हर जगह है। तो ये हमारे ऊपर फिर एक क्वेश्चन मार्क लगाता है कि सिर्फ एजुकेशन काफी नहीं है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए। हमारे समाज की जो सोच है उसमें बदलाव बहुत जरूरी है। जब एजुकेटेड लोग भी ऐसा करते हैं कि वो हाथ उठा रहे हैं और विमेन को एक सेकेंडरी सिटीजन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये हमारी अपब्रिंगिंग पे, हमारी सोशलाइजेशन पे क्वेश्चन मार्क डालता है और हमें उसमें बदलाव लाने की बहुत आवश्यकता है। तो ये सब कुछ इश्यूज हैं जो हमारे विमेन हेल्थ से रिलेटेड, जो कल आपके साथ हम डिस्कस भी कर रहे थे। जिसमें से हमने रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ में ये जो हमारा RCH प्रोग्राम है, इसको हम लोग, इसमें थोड़ी सी और जो फैसिलिटीज थी वो रह गई थी, वो भी हमें आपसे डिस्कस करना था, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, इसके अंतर्गत जो फैसिलिटीज, जो सरकार प्रोग्राम्स चलाती है, स्कीम्स के अंतर्गत जो जो उसकी स्कीम्स हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट रेफरल यूनिट्स, FRU जिसे कहते हैं। So there are 350 rural hospitals in the state. Out of these, 123 have been considered for establishing as first referral units, FRUs. All the FRUs have been supplied with kit to operationalize the FRUs, post of specialist, gynecologist, surgeon, pediatrician, physician, and they have created every FRU. तो जो औरतें हैं, जो गांव की औरतें हैं, वो इन सेंटर्स पर जाकर जो पहली अपनी एडवाइस है, मेडिकल एडवाइस है, हेल्थ से रिलेटेड है, जो मदर और चाइल्ड केयर से रिलेटेड है, वो वहां जाकर ले सकती हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत ये FRUs हैं, ये रूरल एरियाज में स्टैब्लिश किए जाते हैं। All the FRUs have been provided with rupees 10 lakh for repairs and renovation of labor room and operation theatre. और इसके अंतर्गत जो लेबर रूम है, जहाँ डिलीवरी, सेफ डिलीवरी होनी चाहिए विमेन की, उसके लिए 10 लाख का अमाउंट जो है वो मिलता है, उसके रिपेयरिंग के लिए, उसके रख रखाव के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। गायनेकोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिस्ट, इनका अवेलेबिलिटी जो है वो सुनिश्चित कराना होता है इन FRUs। तो ये स्कीम के अंतर्गत जो है कोशिश की जाती है कि जो हमारे रूरल हॉस्पिटल्स हैं उसमें ये यूनिट जरूर हो। 24-hour delivery scheme. The scheme is implemented in following 4 districts in the state. डिटेल्स हमने नहीं डाले हैं, पर जो इशू है हमारा वो ये है कि ये जो स्कीम है, ये जब तक हर स्टेट में, हर गांव में हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी, हम विमेन को हेल्प नहीं पहुंचा पाएंगे।
है ना, 24 आवर डिलीवरी, जब उनके पास सेफ प्लेस ही नहीं रहेगा जहाँ डिलीवरी हो सके, तो ऑब्वियसली जो मदर हेल्थ है वो ऐसे ही सफर करती रहेगी। तो अभी जो हेल्थ हमारी फैसिलिटीज हैं उस पे सरकार को काम करने की बहुत जरूरत है, और बहुत सारा वर्क है जो भी पेंडिंग है, जो होने की आवश्यकता है जहाँ भी हेल्थ कंसर्न हैं। Appointment of consultants, it is proposed to appoint consultants in following areas on contractual basis at state level. तो ये जरूरत है कि जो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव से लेके जो हेल्थ इश्यूज हैं उन पर कंसल्टेशन देने के लिए जो मेडिकल कंसल्टेंट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल्स में रहे। RCH camps, in order to have an easy access for the treatment of ATI, STI disease diagnostic camps are proposed under the scheme. Following type of services are provided in the camp: contraceptive methods, menstruation regulation, MTP services, gynecological problems, adolescent problems. तो कुछ RCH कैंप्स भी लगाए जाते हैं। कैंप्स में क्या होता है, टेम्पररी अरेंजमेंट होता है, पर जो रूरल विमेन हैं, गांव के जो लोग हैं, उनके हेल्थ को हम डायग्नोस कर सकते हैं, और मे बी जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं, उनके बारे में अवेयरनेस, नॉलेज दे दी और मोटिवेट कर दिया कि वो उसका यूज जो है वो शुरू कर दें। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में बताया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो विमेन हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड हैं, उनसे उनमें कैंप्स के थ्रू अवेयरनेस देना, नॉलेज देना, ये भी RCH के अंदर किया जाता है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नियोनेटल केयर यूनिट। नियोनेटल केयर यूनिट क्या होता है, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, मान लीजिए उनमें कोई दिक्कत है, उनमें कोई डिजीज है, या लो उनका जो पैदा होते वक्त जो बर्थ वेट है वो बहुत कम है नॉर्मल स्टैंडर्ड से, तो उनको केयर देने के लिए न्यूनेटल केयर यूनिट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत कम है हमारे देश में, तो उनको स्टैब्लिश किए जाना करने की बहुत आवश्यकता है। Referral transports, it is observed that for maternal death the unavailability of transport is one reason. ये भी हम जानते हैं कि अभी तो हम लोग इतना बड़ा पैंडेमिक झेल रहे हैं, तो देख भी रहे हैं स्वास्थ्य की क्या सुविधाओं की क्या हालत है। तो कई बार क्या होता है, जो विमेन है, मान लीजिए लेबर पेन में है, तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिलता कि उसे हम हॉस्पिटल तक पहुंचा पाए। और गांव के एरियाज में क्या है, कई बार हॉस्पिटल होते नहीं है, बहुत दूर होते हैं या शहर में होते हैं। तो ये एक बड़ा इशू है कि उस क्राइसिस के टाइम पे ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस हमारे पास इतनी नहीं रहती कि हम जो विमेन है और जो बच्चे हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी है वहां तक पहुंचा सके। तो वो एक इशू है जिस पर वर्क होने की जरूरत है। यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ प्राइवेट गायनेकोलॉजिस्ट एंड एनेस्थेसिस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अगर हमारे पास सरकारी सुविधाएं इतनी नहीं है, तो प्राइवेट जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं या एनेस्थेसिस्ट हैं, उनकी भी अवेलेबिलिटी करा पाना, उनको सुनिश्चित करा पाना कि वो आए, उस पर भी उनकी जरूरत है। ट्रेनिंग ऑफ दाइज, हमें पता है बहुत सारी आशा वुमेन हैं, दाई हैं, जो गांव में रूरल लेवल पे काम करती हैं, तो उनको ये जो FRUs हैं वो ट्रेनिंग देते हैं। उन्हें अच्छे से ट्रेन करना, उनके नंबर्स बढ़ाना और उनको ट्रेनिंग देना, ये भी एक दायित्व है जो RCH प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाता है। NGO इन्वॉल्वमेंट, बहुत सारी जगहों पे हम NGOs को भी इन्वॉल्व करते हैं जो मदर चाइल्ड हेल्थ के लिए काम कर रही हैं, और वो भी जो है अपना कंट्रीब्यूशन देकर उसमें हेल्प करती हैं। चाइल्ड सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो इन इंडिया हैज बीन डिक्लाइनिंग फॉर डेकेड्स। सेक्स रेशियो क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? अनम्यूट करिए। ये शब्द सुना है सबने? व्हाट इज सेक्स रेशियो? हाँ, है ना, जितने जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से कितने लड़के हैं और कितने लड़कियां हैं, उनका रेशियो। ठीक है, क्या हर 1000 लड़के पे 1000 लड़कियां भी पैदा हो रही हैं? तो इसको हम तो कहते हैं। तो ये जो सेक्स रेशियो है वो भारत का निरंतर गिरता जा रहा है, जो हमारे लिए शर्म की बात है। यानी हर 1000 लड़के के पास अगर हमारे पास 1000 लड़कियां नहीं हैं, और ये नंबर घटता जा रहा है, 900 कुछ होता जा रहा है। देखिए अभी जो डेटा इस रेशियो का आ रहा है 940, यानी हर 1000 लड़के पे सिर्फ 940 लड़कियां हैं हमारे पास। ठीक है, वो 60 लड़कियां जो नहीं है, आगे चलकर जब सेक्स रेशियो बिगड़ता है तो समाज का संतुलन जो है वो चरमरा जाता है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये निरंतर गिरता जा रहा है, जो हमारे लिए चिंता का विषय है।
Sex ratio in India have been declining for decades and missing girls are a serious social and political problem. सामाजिक और राजनीतिक समस्या ये कैसे बन जाएगी? देखिए, जब सेक्स रेशियो बिगड़ेगा और अगर ये ऐसे ही कम होता गया तो जो है विमेन ही तो नई जनरेशन को बर्थ देती है। तो अगर उसका नंबर हम कर देंगे तो एक तरह से फ्यूचर जनरेशन को ही हम डेंजर में डाल रहे हैं। दूसरी बात, अगर लड़के ज्यादा हो जाएंगे, लड़कियां कम हो जाएंगी, लाइफ पार्टनर्स नहीं रहेंगे एक दूसरे को कंपनी देने के लिए, साथ देने के लिए, तो फिर क्या होगा? फिर जो जो क्राइम्स है अगेंस्ट वुमेन के, चाहे वो रेप है, वायलेंस है, या हम कह सकते हैं कि जबरदस्ती है, वो भी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत सारे सोशल इम्प्लीकेशंस भी हैं जो पड़ेंगे अगर ये जो सेक्स रेशियो ये ऐसे ही निरंतर डिस्टर्ब होता गया और लड़कियों के फेवर में नहीं रहा और ऐसे ही गिरता रहा। तो उसका कारण है फीमेल फीटिसाइड, जो हमारी इच्छा है कि लड़का ही पैदा हो, लड़कों की ज्यादा चाहत, और लड़कियों को हम अबॉर्ट कर देते हैं या पैदा ही नहीं करते। तो ये सारे कारण हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन बन जाते हैं हमारी डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो का। Drawing on sub-district level data, 2011 census and detailed data on women's education and fertility, we show that more educated mothers have fewer girl children than less educated mothers, but that these girls are also more likely to survive. और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जो हमारी एजुकेटेड विमेन है, हम देखते हैं उनके यहाँ कम लड़कियां पैदा हो रही कंपेयरिंग टू लेस एजुकेटेड मदर्स। क्यों? इसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है कि जो, वही तो बात है, हम क्यों कहते हैं कि हमें समाजीकरण, सोशलाइजेशन बदलने की जरूरत है, सिर्फ एजुकेशन से कुछ नहीं होगा। एजुकेशन देने के बाद हम क्या करें? हम उसी एजुकेशन का प्रयोग कर रहे हैं फिर से नेगेटिव चीज के लिए। हम जाकर एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, गलत मेथड्स का प्रयोग करते हैं पता करने के लिए लड़का है कि लड़की है, और फिर ये जानबूझकर कि लड़की नहीं चाहिए या हमें एक लड़का एक लड़की चाहिए, उसको हम इलीगल मीन्स के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी एजुकेशन का फायदा क्या है? और जो अनएजुकेटेड वुमेन है, क्योंकि वो फैमिली प्लानिंग मेथड्स यूज नहीं कर रही हैं, वो पैदा ही करती जा रही हैं, तो ठीक है, लड़कियां भी उतनी हो जा रही हैं, तो वहां पे इसलिए शायद हमें लड़कियों का रेशियो इतना कम नहीं दिख रहा। पर हालत क्या है कि जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं हटाएंगे, विमेन को एजुकेट नहीं करेंगे, और प्लस जो ये सोशलाइजेशन है जो पेट्रियार्कल सोसाइटी की तरफ है, इसको एंड्रोगाइनस रूल्स की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, हम बदलाव सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, हम चेंज देख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था ट्रेडिशनल रोल्स क्या होते हैं, एंड्रोगाइनस रोल्स क्या होते हैं। तो हमें एंड्रोगाइनस रोल्स की तरफ बढ़ने की जरूरत है, और औरत होकर हमें गर्ल एजुकेशन के लिए, औरतों के लिए बोलने की, अवेयरनेस करने की, जागरूकता फैलाने का जो इनिशिएटिव है वो आपको, हमको, सबको लेना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं है कि हम बदलाव नहीं ला सकते। आप सब इतने सारे जो बच्चे हो, सबके घर में मम्मी हैं, भाभी हैं, बहुत सारी और फीमेल्स हैं, तो फीमेल होकर हम फीमेल को कितना सपोर्ट करते हैं, ये हमारे ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगाता है। भाई की शादी होती है, भाभी आती है, उसको क्या हम अपनी मम्मी को ये बताते हैं कि उतना ही प्यार, अफेक्शन, लव आप उससे दीजिए जितना आप हमें दे रहे हो? तो वो चेंज हमको भी करना पड़ेगा, है ना? हम हमेशा दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं कि सामने वाला कितना कर रहा है, पर एक जो उंगली है वो हमारी तरफ भी उठती है कि खुद हम विमेन के लिए कितना इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो आप सब हैं, मतलब आगे चलकर हम इतना सुनिश्चित तो कर सकते हैं कि हम सब फ्यूचर में मदर बनेंगे तो हमारे भी बच्चे होंगे, तो उसमें हमें लड़के लड़की में अंतर नहीं करना। हमें अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसके पैरों पर खड़ा करना है। आप सब अभी खुद एजुकेशन में हो, हम सबको ये प्रण लेना है कि एटलीस्ट हमको इतनी नॉलेज, इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम भले हम कम अर्निंग करें पर हमको अपने पैरों पे खड़ा करना होना है और कुछ ना कुछ अर्न करना है। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए हमें जरूर प्रयास करना है। तो ये सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं, पर इनका बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जो, जिसमें सभी वुमेन और गर्ल्स को आगे आने की जरूरत है और स्टेप्स। So India is also facing the problem with low sex ratio, that is 940 to 2011 census, along with its neighbor South Asian countries. So सिर्फ इंडिया में नहीं, जितनी हमारी साउथ एशियन कंट्रीज है वहाँ पे ये समस्या देखने को मिलती है। There are various factors which contribute to its low level. ये जो सेक्स रेशियो हमारा निरंतर गिर रहा है, इसके कई कारण हैं जो अभी हमने डिस्कस भी किए। सोशल फैक्टर्स हमने डिस्कस किया, पेट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी, जिसमें मेल चाइल्ड की इच्छा सबकी ज्यादा डोमिनेंट है और फीमेल चाइल्ड नहीं चाहिए होता है। तो ये जो स्वभाव है, एटीट्यूड है समाज का, ये एक कारण है। दूसरा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स,
साइंस ने उपलब्धि की, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड हमने इजाद किया। वो इजाद तो हमने इसलिए किया था कि हम बीमारियों का पता लगाएं और मदर और बच्चे के हेल्थ का स्टेटस, कोई समस्या है तो पहले ही पता चल जाए। का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया हमने, और उसके थ्रू हमने सेक्स का पता लगाना शुरू कर दिया कि वो लड़का है या लड़की, और कोख में बच्चियों को मारना शुरू कर दिया, जिसे हम फीमेल फीटिसाइड कहते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये दुर्दशा है हमारे सेक्स रेशियो की। इकोनॉमिक फैक्टर्स, ड्यू टू प्रेवलेंट जो सोशल इवल्स हैं, जैसे डाउरी है, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि माता पिता क्यों लड़की नहीं चाहते। एक तो ठीक है, जो हमारे रिलीजियस रीजन है कि लड़का ही हमें पार लगाएगा, लड़का ही हमारा उद्धार करेगा, वही हमारा कर्म कांड सारा करेगा। तो ये जो मिसपरसेप्शन है, इसको हम एजुकेशन के थ्रू ही हटा सकते हैं। देखिए, हम सब जो भी हम सब साइंस स्टूडेंट्स हैं, हमने थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है, तो कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं, हम जब क्रोमोसोम्स को पढ़ते हैं, जीन्स को पढ़ते हैं ना, कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, बताइए। हमारा जो शरीर है, सबने सेल पढ़ा है ना, ह्यूमन सेल पढ़ा है। सेल मेम्ब्रेन होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है ना, कोशिका का स्ट्रक्चर सबने पढ़ा है ना साइंस में। इतनी साइंस तो सबने पढ़ी है। तो जो कोशिका होती है, उसके अंदर हमारा जो हमारा हाइट कितनी होगी, हमारी आंखें कैसी होंगी, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वो हमारे जीन से आता है, जो हमें माता पिता से मिलता है। तो वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो कितने पेयर होते हैं ह्यूमंस में? 23 पेयर्स। ठीक है, कितने पेयर्स होते हैं? 23। ठीक है, 23 जोड़े होते हैं। तो ये जो नंबर है, यही डिसाइड करता है कि आप आदमी हो, बंदर हो, कि चिड़िया हो। ये सब जो स्पीशीज हैं, सभी प्राणियों के अलग होते हैं। तो हमारे जो ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स होते हैं। ठीक है, तो आपका कोई भी कोशिका हम लें, हाथ की लें, पैर की लें, आपके पेट में से लें, किसी भी शरीर का कोई हम सेल अगर निकालें, तो उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के पेयर्स होंगे, वो कितने होंगे? 23 होंगे। ठीक है, सभी के अंदर, खाली एक सेल को छोड़कर। वो कौन सा सेल होता है? रिप्रोडक्टिव ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल